क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक, तो मैट्रिक्स क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक, तो यहाँ मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे डेफिनेशन तो आपको पूछेगा नहीं, बस एक लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ, वे टू रिप्रेजेंट डेटा। ठीक, एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए दिया है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, और जनरली किसी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स दिया इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ बंद। ठीक, और मैट्रिक्स में यहाँ पे बंद होते हैं। इसके अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में यहाँ पे एक क्लोज नहीं होता, ओपन होता है, और मैट्रिक्स में ये बंद होता है। ठीक, और डिटर्मिनेंट में जब हम पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, लेकिन मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स क्या है, एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस तरीके से आप देखेंगे, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। ठीक, और यहाँ से ऊपर से बनाएंगे आप, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो अगर रो को हम लोग R1 से लिखें, हमें लिख दे रहा हूँ पहले फर्स्ट रो यानी कि R1, फिर सेकेंड रो को हम लोग लिख सकते हैं R2, थर्ड रो को लिख सकते हैं हम लोग R3। ठीक, और यहाँ पे कॉलम जो है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इसको हम लोग C1 से लिखे, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम C2, ये हो जाएगा C3। ठीक, तो इस तरह से जितनी भी खड़ी लाइन होते हैं या वर्टिकल लाइन होती हैं उनको कॉलम बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक, अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है। मान लीजिए अगर वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग लिखें, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग A11, A12, A13। यहाँ पर देखिए 11 का मतलब, इस फर्स्ट वाले 1 का मतलब, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ A11, तो इस फर्स्ट वाले का मतलब है नंबर ऑफ रो, और इस सेकंड वाले का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, तो यहाँ पर A11 मतलब फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से। ठीक, अब अगला रो हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम है तो A21। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे A सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर इससे अगला लिखेंगे A सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि A23, इसको यहाँ 2 3। ठीक, अब फिर उसके बाद अगला लिखेंगे, थर्ड रो है A3 और कॉलम कौन सा है 1, फिर A रो 3 और कॉलम सेकेंड, फिर A3। ठीक, तो इस तरह से हम लोग अगर वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने को बोले तो इस तरह से हम लोग करते हैं। इसको हम लोग एक तरीके से और डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे AIJ, जहाँ पे I नंबर ऑफ रो, यहाँ पे I मैं लिख दे रहा हूँ I इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, और J इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, तो इस तरह से मैट्रिक्स एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और जहाँ कहीं मैट्रिक्स न दिया रहे, हमको मैट्रिक्स न पता रहे, और अगर हमको कोई वेरिएबल मैट्रिक्स लेना पड़े तो हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक, और यहाँ एलिमेंट के साथ जो दिया है ये उसका एड्रेस हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या लिखते हैं, रो इंटू कॉलम। ठीक, तो यहाँ पे रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो इंटू 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 होगा। इसका भी अगर आप लोग देखें, 3 रो 3 कॉलम, तो इसका 3 क्रॉस 3। तो जो 3 क्रॉस 3 होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ भी ये 3 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 4, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक और मैट्रिक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से रहे 1 2 1 4 5 7, ठीक। अगर इसका हम लोगों को ऑर्डर लिखना है तो यहाँ पे रो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 रो हो गए, तो 3 इंटू कॉलम कितने हो गए, 1 2 2, ठीक। तो जो ए मैट्रिक्स हो गया ये वाला, ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो गया। इस तरह से जितने रो हैं इंटू जितने कॉलम हैं उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके बाद इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और यहाँ पर दिया है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड आई माइनस 3जे, ठीक। तो हमको कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो यहाँ पर एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे, ए इज इक्वल टू, अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखें तो ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11, फिर यहाँ का एलिमेंट लिखेंगे तो ए फर्स्ट रो और कॉलम क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 और ए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक। तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। तो इसी चारों एलिमेंट को हमको निकालना है इसके हेल्प से। तो पहले वाले का अगर हम लोग निकालेंगे A11, तो A11 का निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर A11 इज इक्वल टू 1/2 मॉड I की वैल्यू 1 1 माइनस 3 और J में I की वैल्यू, J की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1/2 1 माइनस 3 यानी कि -2 और मॉड लगा है तो -2 का +2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल होके 1 आ जाएगी। अब उसके बाद हम निकालेंगे A12। तो A12 की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ I की वैल्यू 1 हो गया और J की वैल्यू 2, ठीक। तो A12 की वैल्यू 1/2 I की जगह पे 1 मॉड I की जगह पे 1 माइनस 3J की जगह पे 3 इंटू 2, ठीक। मॉड 1/2 1 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 5, तो मॉड के अंदर -5 है तो +5 हो जाएगा यानी कि 5/2। तो A11 A12 निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे A21 में I की वैल्यू 2 हो जाएगी, J की वैल्यू 1, ठीक। तो A21 तो यानी कि 1/2 I की वैल्यू 2 माइनस 3 J की वैल्यू 1 3 इंटू 1 मॉड। तो 1/2 और 2 माइनस 3 यानी कि -1, तो -1 + 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालेंगे A22। चारों एलिमेंट जिस भी ऑर्डर का दिया रहेगा उसके सभी एलिमेंट को हम लोग इसी तरीके से इस फार्मूले में रख के वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। अब A22 क्या हो जाएगा, यहाँ पे I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, तो यहाँ पे A22 इज इक्वल टू 1/2 मॉड I यानी कि 2 माइनस 3 J की वैल्यू यानी कि 2 मॉड, तो 1/2 2 माइनस 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 की वैल्यू -4, मॉड में -4 बाहर आएगा तो 4 यानी कि 4/2 यानी कि 2, ठीक। तो अगर इसका हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू 5/2 और 2 की वैल्यू 1/2 और 2 की वैल्यू 2, ठीक। तो इस तरह से अगर कोई भी फार्मूला दिया है और किसी भी ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स निकालना है, इस तरह से हम लोग I और J की वैल्यू फार्मूले में रख के, और यहाँ जो पहली वैल्यू होती है ध्यान रखिएगा हमेशा पहली वैल्यू I की दूसरी वैल्यू J की होती है। तो I और J की वैल्यू रख के हम लोग किसी मैट्रिक्स को फाइंड कर लेंगे। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, ठीक। तो रो मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें केवल एक रो बस हो। यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ठीक। अब इसका एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, A इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3। तो अगर इसका हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो 1 रो 3 कॉलम है,
तो 1:3। तो इसके जो रो हैं केवल एक ही है, इसलिए इसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद अगला हो जाएगा सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिनमें केवल एक ही कॉलम हो। ठीक, तो इसमें हो जाएगा मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लीजिए ले लेते हैं A = 1 2 3। ठीक, तो यहाँ पर देखिए रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, लेकिन कॉलम कितना है, एक ही है, तो यानी कि 3:1। ठीक, अब उसके बाद एक और अगला हम लोग ले लेते हैं। अगला कौन सा हो जाएगा, थर्ड रो कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, वे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस n हो। तो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रो एंड कॉलम इक्वल। ठीक, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। A = 1 2 3 5 7 9 11 12 14। ठीक, तो इसका अगर ऑर्डर देखेंगे तो 3 क्रॉस 3 है। ठीक, तो अगर केवल रो में एलिमेंट हो तो रो मैट्रिक्स, केवल कॉलम में हो तो कॉलम मैट्रिक्स, और अगर उसका ऑर्डर n क्रॉस n हो या रो और कॉलम दोनों इक्वल हो तो उसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें नाम से ही पता चल रहा होगा A = केवल डायगोनल पे एलिमेंट हो। ठीक, A = 1 0 0 0 5 3, सॉरी यहाँ 0 रहेगा, 0 5 0 0 0 4। ठीक, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इस मैट्रिक्स का डायगोनल है, डायगोनल हम लोग इसी को लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। ठीक, डायगोनल इसी को लेते हैं, तो इसमें केवल डायगोनल पर एलिमेंट है ना, इसलिए इसको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, और यहाँ पर देखिए वैल्यू 1 है, 5 है, 4 है, इक्वल वैल्यू नहीं है। ठीक, उसके बाद अगला है फिफ्थ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, तो जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वह एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बस यहाँ जो वैल्यू है ना वो सभी वैल्यू इक्वल होती हैं। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। A = k 0 0 0 k 0 0 0 k। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में यही डिफरेंस होता है, डायगोनल में जो डायगोनल की वैल्यू है वो अलग अलग होती हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में सभी वैल्यू सेम होती हैं। इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। B = मान लीजिए √5 0 0 0 √5 0 0 0 √5। ठीक, तो डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं छठवां आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर डायगोनल के एलिमेंट, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट तो केवल डायगोनल पे होते हैं लेकिन सभी इक्वल होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट केवल डायगोनल पे होते हैं और वो यूनिट होते हैं 1। तो यहाँ पे A = क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अगर डायगोनल के एलिमेंट केवल 1 1 हो जाए तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक, उसके बाद सातवां 0 अथवा और नल मैट्रिक्स। 0 और नल मैट्रिक्स का मतलब वह मैट्रिक्स जिसके अंदर की सभी वैल्यू 0 हो। A =
0 0 0 0 0 0, ठीक। तो नल मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर की सभी वैल्यू 0 हों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होते हैं, बाकी सब 0 0। और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग होते हैं, मतलब इक्वल नहीं होते हैं। और स्क्वायर में रो और कॉलम इक्वल होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में केवल कॉलम में एलिमेंट होते हैं, रो मैट्रिक्स में केवल रो में एलिमेंट होते हैं। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया है ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, ठीक। तो ये दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी ओनली ए इज इक्वल टू बी ओनली इफ रैंक नहीं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी ए का जो ऑर्डर हो वही बी का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक। और पहला कम और दूसरा क्या है, दोनों के ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ both the matrix must be इक्वल। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए का कोई एलिमेंट है ए आई जे, ठीक। ए किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू बी आई जे, ठीक। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने चाहिए और दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक। अब इसमें एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड इज इक्वल टू 9 5 7, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स दिया है इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो यानी कि थर्ड रो। और इसके कॉलम देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों एक ही कॉलम के एलिमेंट है ना, तो एक कॉलम है तो 3 क्रॉस 1, ठीक। अब यहाँ भी देखेंगे तो 3 रो और 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1। अब देखिए दोनों के जो ऑर्डर है, दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 9, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। उसके बाद बनेगा x प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बनेगा। और अगला बनेगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तीसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा, ठीक। अब इन तीनों को सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन फाइंड एक्स वाई जेड, ठीक। एक्स वाई जेड और दिया क्या है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ठीक। अब यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम लोग ले लेते हैं, पहले फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z को इधर लेकर जाएंगे 5 माइनस जेड, ठीक। अब यहाँ पर एक और ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z उधर चला जाएगा तो 7 माइनस जेड, ठीक। अब इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम 2 and 3 इन 1, ठीक। तो इन दोनों की वैल्यू जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 वाला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या है 5 माइनस जेड, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड प्लस y की वैल्यू क्या है 7 माइनस जेड प्लस 7 माइनस जेड और यहाँ पे प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ठीक।
तो एक जेड से तो एक जेड कैंसिल हो जाएगा, और 5 + 5 + 7 12 माइनस जेड इज इक्वल टू 9। और यहाँ पर इसका मतलब क्या आ जाएगा, 9 को अगर इधर लेकर आएंगे जेड को उधर, तो जेड इज इक्वल टू 12 माइनस 9 यानी कि 3 आ जाएगा। तो जब z की वैल्यू 3 आ जाएगा, किन्हीं तो मान लो सेकेंड और थर्ड में रख के हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस z यानी कि x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी कि x की वैल्यू 2, और इसमें रख देंगे z की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 7 माइनस z यानी कि y इज इक्वल टू 7 माइनस और z की वैल्यू 3 यानी कि y की वैल्यू 4। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, इस तरह से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से आएगा, कोई वेरिएबल देगा, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी।